हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फोर्थ लेक्चर ऑफ जीएसटी, दैट इज सप्लाई पार्ट 2। स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप क्वेश्चन कराओगे नहीं कराओगे? क्वेश्चन जरूर कराना, हमारे को क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस नहीं है, हमारे को पेपर लिखना नहीं आता। अरे सर मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। पहले एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी कर लें आज, बस आज लास्ट क्लास कंसेप्ट क्लैरिटी कर ले सप्लाई की। उसके बाद अगली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और मैं खुद लिख के कराऊंगा आपको क्वेश्चन कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। उससे पहले हमारे को कंसेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन करने का मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर, सप्लाई पार्ट 2। सप्लाई के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था लास्ट क्लास में। हमने एक बर्ड आई व्यू लिया था कि सप्लाई का स्ट्रक्चर कैसे है, सप्लाई कब होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो अगर मैं आपको एक बर्ड आई व्यू दिखाऊं तो हमने ये किया था सेक्शन 1 में। सब सेक्शन 1 में क्या था? सप्लाई है। सब सेक्शन 2 में सप्लाई नहीं है, और सब सेक्शन 3 में सप्लाई की क्लासिफिकेशन की बात करी थी। तो हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट कोर्स का। सेक्शन 7.1 में हमने क्या पढ़ा था? इसके बेसिकली तीन पार्ट थे। क्या थे? 7.1 ए, 7.1 बी, 7.1 सी। ये तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था इसको, जो हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या था आपका? 5 एलिमेंट पढ़े थे सप्लाई के, जिसमें पहला पढ़ा था हमने बिजनेस होना जरूरी है, दूसरा गुड्स और सर्विस होना जरूरी है, तीसरा कंसीडरेशन होना जरूरी है, और चौथा पर्सन होना जरूरी है, जिसको हमने पढ़ा था टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। तो बिजनेस, गुड्स, सर्विस, कंसीडरेशन और पर्सन की बात हमने करी थी सेक्शन 1 सब सेक्शन ए क्लॉज ए में। उसके बाद हम बात करते हैं 7.1 बी में, जो कि बात करती है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन, नो, विद कंसीडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। उसके बाद हमने बात करी थी सी पॉइंट की, और सी पॉइंट में लिखा था शेड्यूल 1। यहां लिखा हुआ था शेड्यूल 1। ये तीनों के तीनों प्रोविजन बात करती हैं जब हमारी सप्लाई है। उसके बाद हमने बात करी थी, एक हमारा एक सेक्शन और आया था जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था 7.1 ए। इसका नाम है शेड्यूल 2। तो ये 7.1 की बात है। 7.1 में चार बातें लिखी हुई हैं, 5 एलिमेंट सप्लाई के, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 का नाम दिया था हमने अपनी सासू माँ या फिर सप्लाई की मम्मी, और शेड्यूल इसका नाम दिया था हमने सासू, क्योंकि ये पिक्चर में तभी आएगी जब कंसीडरेशन नहीं है। कंसीडरेशन नहीं है तभी इसको हम पिक्चर में लेकर आएंगे, यानी कि आपकी जो वाइफ है अगर वो नहीं है तभी इसको हम पिक्चर में लेके आएंगे। उसके बाद शेड्यूल 2 का काम था दादी, जिसका काम था झगड़ा मिटाना। किसका? गुड्स और सर्विस का। अगर ये झगड़ा नहीं मिटा पा रही तो सेक्शन 8 पिक्चर में आएगा, जो बात करता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई नहीं है तो उसके लिए हमने पढ़ा था सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। ये ए में लिखा हुआ था शेड्यूल 3। इसको हमने नाम दिया था जमाई। जमाइयों की बड़ी इज्जत होती है लॉ में, तो जमाइयों से हम टैक्स नहीं लेंगे। 7.2 बी में गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन की पावर है और सर्कुलर की पावर है, जो गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर इशू करे हुए, जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ये जो सब सेक्शन 3 है, इसके अंदर
आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये हमारे लिए इस टाइम पे कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो सब सेक्शन 1 सप्लाई है, सब सेक्शन 2 सप्लाई नहीं है। इस बारे में हमने एक बर्ड आई व्यू लिया था और कुछ प्रोविजन को समझा था, उस 5 एलिमेंट को समझा था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको पता होगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए आ गई है कि आईसीएआई का जो एग्जाम है वो आपका 22 दिन एक्सटेंड हो गया। मतलब पहले नॉर्मली 1 तारीख को या 1 मई को आपके एग्जाम शुरू हो जाते थे, इस बार आपके एग्जाम 22 से शुरू हो रहे हैं ओल्ड और न्यू कोर्स के। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है कि आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको रिवीजन करने का। जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको जीएसटी इनकम टैक्स क्लास दोनों की दोनों 30 मार्च से पहले पहले फिनिश हो जाएंगी, तो आप मे अटेम्प्ट वाले आराम से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं जी आज अपना चैप्टर सप्लाई। तो सप्लाई वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्या डिस्कशन आज रहेगा। यहां पे हमने इस चार्ट को मैं दोबारा से आपको करा देता हूं। ये चार्ट हमने डिस्कस करना था कि सप्लाई वाला चैप्टर हमारा कैसे वर्क करेगा। तो सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 यहां सप्लाई है, यहां सप्लाई नहीं है। यहां पे ये 5 एलिमेंट आपके पढ़ लिए हमने, गुड सर्विस, कंसिडरेशन, बिजनेस और बाय ए पर्सन। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, नेगेटिव लिस्ट जमाई, और ये नोटिफिकेशन की पावर है जहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली हुई कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को हम कोई सर्विस देंगे उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स कुछ भी नहीं मानेंगे। शेड्यूल 1 था कंसिडरेशन के बिना हमें देखना है, यानी कि सासू माँ पिक्चर में कब आएगी, जब हमारी वाइफ या हमारी स्पाउस घर में नहीं है। शेड्यूल 2 आपका था जो बात करता है जब हमको क्लासिफिकेशन करनी है बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। शेड्यूल 2 और पूरी बात नहीं कर पा रहा तो हम कहा जाएंगे, सेक्शन 8 में जाएंगे, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। उसके बाद ये सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन किसी काम का नहीं है। यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि किसको गवर्नमेंट सर्विस या गुड्स नहीं मानेगी। तो ये हमारा चार्ट है। अब हम 1 बाय 1 हर सब सेक्शन को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं और आई होप आप अपने नोट्स को हाथ की हाथी नोटिंग कर रहे हैं। और अगर आपने नोटिंग प्रॉपरली करी है तो आप क्वेश्चन तो चुटकियों में निकाल देंगे। क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करने की स्किल्स आप मैं क्लास में समझाऊंगा, बट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। ड्राफ्टिंग की स्किल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। शुरू करते हैं जी अपना आज का लेक्चर। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। सर क्लॉज ए बी सी याद करने हैं, याद होते हैं तो कर लो, अदरवाइज मैं तो बोलूंगा मत याद करो, जरूरत नहीं है। आप सेक्शन सब सेक्शन याद कर लो, काफी है आपके लिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। शुरुआत कैसी हो रही है, इट इंक्लूड्स, मतलब सप्लाई में ये शामिल है। सप्लाई मींस नहीं बताया, सप्लाई इंक्लूड बताया है। कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं सर सप्लाई को समझने के लिए ना अगले 5 साल चाहिए, क्योंकि सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड डेफिनेशन समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ, बट आपके कोर्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आपको पूरी सप्लाई का चैप्टर क्लियर करेंगे। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, हमने कहा था सर ये बोथ का कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि बोथ मतलब गुड्स एंड सर्विस एक म्यान में नहीं आ सकते। उसके लिए हमें अलग करने के लिए हमें शेड्यूल 2 का सहारा लेना पड़ेगा। शेड्यूल 2 में कुछ लिमिटेड बातें लिखी हुई हैं, अगर शेड्यूल 2 बातें नहीं करेगा पूरी तो हम सेक्शन 8 में गुड्स गुड्स, सर्विस सर्विस और गुड सर्विस, इन सारे सिनेरियो को अलग अलग करने के बाद सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। सच एज क्या है सर, ये एग्जाम्पल है। सर सेल का इतनी इंपॉर्टेंस गिरा दी कि सेल वर्ड को भी एग्जाम्पल की तरह यूज कर रहे हैं। यस, सेल वर्ड यहां पे यूज हुआ है जीएसटी लॉ में, बाकी आगे कहीं सेल वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। ना तो सेलर वर्ड यूज करेंगे ना बायर वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सप्लायर एंड रेसिपेंट। तो सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, फॉर कंसिडरेशन एंड बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बात सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है कि हम सप्लाई किसको मानेंगे। हम बात करते हैं आगे गुड्स की। सर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स पढ़ चुके हैं हम। एवरी मूवेबल आइटम अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स होते हैं, एंड इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास
जिसका एग्रीमेंट हुआ है आगे फ्यूचर में सेल करने का। सर मूवेबल क्या होता है? मूवेबल लॉ में डिफाइन नहीं था, हमने जाके चेक किया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वहां लिखा हुआ था मूवेबल मींस अदर देन इमूवेबल। इमूवेबल क्या होता है? लैंड बिल्डिंग टावर। तो गुड्स के अंदर क्या आएगा? लैंड बिल्डिंग टावर को छोड़ के जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारा मूवेबल में आएगा। कुछ लोग पूछते हैं सर क्या गुडविल मूवेबल में आएगी? बताइए, गुडविल मूवेबल में आएगी? गुडविल आप बोलोगे सर गुडविल तो दिखाई नहीं देती, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, तो गुडविल मूवेबल में नहीं आएगी। आपकी गलत फहमी है। गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है। क्या गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इंटेंजिबल असेट्स प्रॉपर्टी नहीं होती? अरे प्रॉपर्टी तो होती है। तो गुडविल इज ऑल्सो कंसिडर एज गुड्स, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी, बताओ इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में आएगी? तो इलेक्ट्रिसिटी तो सर्विस होनी चाहिए, उसको हम मूव नहीं कर सकते, वो तो मूव होती नहीं है। अरे क्यों नहीं मूव होती है? एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है, और इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स में आती है। ये बात किसने बोली? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात बोली कि सर इलेक्ट्रिसिटी को भी हम गुड्स मानेंगे। सर मैंने आपको बताया था कि गुड्स क्या होता है? एवरी मूवेबल आइटम, जो आपको मूव होता हुआ दिख रहा है, इंसान को छोड़ के। सर क्या पशु पक्षी भी गुड्स में आ सकते हैं? अगर आप उसको सेल करते हो, आपके स्टॉक में रखा हुआ है, तो वो भी गुड्स में आ सकते हैं। तो एवरी मूवेबल आइटम इज गुड्स। पहली बात, ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मनी सिक्योरिटी को बाहर रखा है। मनी क्या होता है सर? जो कि आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है, चाहे वो डॉलर हो चाहे रुपीस हो, उसको मनी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा है। शेयर सिक्योरिटी को बाहर रखा है गुड्स की डेफिनेशन से। उसके बाद सर्विस की बात करते हैं। सर्विस क्या होती है जी? सर्विस होती है एवरीथिंग अदर देन गुड्स, यानी कि लैंड बिल्डिंग टावर को छोड़ के जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या बिल्डिंग की सेल करना सर्विस हो सकती है? हो सकती है। लैंड की सेल करना सर्विस हो सकती है? हो सकती है। बट शेड्यूल 2 भी पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 भी पढ़ेंगे। क्या शेड्यूल 3 ने लैंड की सेल को सर्विस से बाहर कर दिया? उन्होंने सेल, लैंड की सेल को सप्लाई से बाहर कर रखा है। तो सर्विस वो हो सकती थी, पर शेड्यूल 3 कुछ बात बोलेगा, उसको पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि बिल्डिंग की और लैंड की सेल को सर्विस मानना है कि नहीं मानना। तो सप्लाई हो गया आपका, सर्विस हो गया, इसके अंदर मनी सिक्योरिटी बाहर है। बट एक एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि सिक्योरिटी अगर आप बेच रहे हो तो वो बाहर है सर्विस की डेफिनेशन से, अगर आप सर्विस का कमीशन ले रहे हो तो सर्विस की डेफिनेशन में वो आएगी। उसके बाद है हमारा सच एज में लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। पहला है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है, पहला है सेल। सेल का मतलब होता है कोई भी चीज सेल करना, उसको हम ट्रांसफर करना, उसको हम ट्रांसफर बोलते हैं कंसीडरेशन के लिए। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज भेजना, ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर करना, उसको हम ट्रांसफर बोलते हैं। बार्टर का मतलब होता है जब आप कोई काइंड से काइंड में, चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल, जहां पे आप मनी को इन्वॉल्व नहीं करते, पैसे को इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं करते, उसको बोलते हैं बार्टर। अगर आपने मनी को इन्वॉल्व कर लिया, ओल्ड प्रिंटर की जगह नया प्रिंटर दिया, साथ में कुछ पैसा भी दे दिया, साथ में कुछ पैसा भी दे दिया, तो वो बार्टर ना होके एक्सचेंज बन जाता है। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस का मतलब होता है जब हम कोई गुड्स को राइट टू यूज करने का देते हैं, गुड्स को, मूवेबल आइटम को देते हैं, तो उसको हम लाइसेंस बोलते हैं। लीज क्या होता है? अगर हम कोई रेंट पे कोई चीज देते हैं स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक टर्म के लिए, जैसे कि बैंक वाले जो है वो जो प्रॉपर्टी लेते हैं रेंट पे, वो 15-20 सालों के लिए लेते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा सकते 15 साल से पहले, तो उसको हम लीज बोलते हैं। रेंट के लिए ऐसी कंडीशन नहीं होती, इसके लिए रेंट लैंडलॉर्ड कभी भी वो घर खाली करवा सकता है। डिस्पोजल क्या होता है? कोई भी चीज स्क्रैप आउट करना या फ्री ऑफ कॉस्ट देना, उसको हम डिस्पोजल बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं, ये सप्लाई में कवर होंगे, ये सप्लाई का पार्ट है। एग्रीड टू बी मेड, ये लॉ में लिखा हुआ है एग्री टू बी मेड। अगर हमने कोई सप्लाई एग्री टू बी मेड कर दी है, मतलब फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, तो भी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर फ्यूचर में करेंगे तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। जैसे मान लो आपने कोई एडवांस रिसीव कर लिया किसी सर्विस के अगेंस्ट, आपने एडवांस ले लिया, तो हम कह रहे हैं जी आपने एग्रीमेंट कर लिया कि आप फ्यूचर में सर्विस दोगे, आपने एडवांस ले लिया है, तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे। एडवांस पे भी सर्विस मान के हम जीएसटी लगा देंगे। ये हम पढ़ेंगे आगे टाइम ऑफ सप्लाई में।
एग्री टू बी मेड मतलब होता है जब हम एडवांस रिसीव कर लेते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं फ्यूचर में सप्लाई करेंगे, उसको भी हम सप्लाई मान लेते हैं। आगे चलते हैं जी। कंसीडरेशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी थी लास्ट क्लास में। आपको याद होगा कि हम कंसीडरेशन ले सकते हैं मनी में और काइंड में। कंसीडरेशन के लिए काउंटर ऑब्लिगेशन होना जरूरी होता है, और कंसीडरेशन अगर नहीं है तो हम शेड्यूल 2 चेक करते हैं। कंसीडरेशन नहीं है तभी शेड्यूल 1 में जाना है, अदरवाइज शेड्यूल 1 में कभी आपको नहीं जाना। आपके एग्जाम में बहुत तरह के केस आएंगे आपके पास, अलग अलग तरह की। राम ने शाम को ये बेचा, रमैया ने ये बेचा, सृष्टि ने ये बेचा। मॉड्यूल में दिए हुए बहुत सारे केस। सबसे पहले आपको रफ में ये काम करना है कि सर इस क्वेश्चन में कंसीडरेशन है कि नहीं है। कंसीडरेशन नहीं होते ही आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर शेड्यूल 1 लगेगा। शेड्यूल 1 लगेगा और शेड्यूल 1 के बारे में सोचना शुरू कर दो आप। मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है एग्जाम की प्रैक्टिस। क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं, तो हम दोबारा इसको नहीं करेंगे। ये हम कवर कर चुके हैं कि अगर हमने किसी आर्ट वर्क हमने सेंड किया गैलरी में और हमने कंसीडरेशन अभी रिसीव नहीं करा, तो हम उसको जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी पेंटिंग रखी है, उसके बदले अभी हमने कुछ कंसीडरेशन नहीं लिया। उसके बाद हमने एक सर्कुलर किया था जहां हमने पढ़ा था कि अगर हमने डोनेशन दी है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और वो डोनेशन दी है हमने ताकि हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में उस मंदिर के कमरे में या उसके स्टेयर्स पे लिखा जाए, तो उसको हमने कंसीडरेशन नहीं माना था, क्योंकि वो एक कंसीडरेशन नहीं है, वो तो एक हमारा प्यार है या मोहब्बत है कि हमने नाम लिखवा दिया अपना, तो कंसीडरेशन नहीं है। बट अगर हमने उसी नाम को लिखवा दिया कमर्शियल यूज के लिए, तो हम कंसीडरेशन मान लेंगे, और उस कंसीडरेशन मानने की वजह से उस चैरिटेबल को जो डोनेशन मिली है वो सप्लाई हो जाएगी। कई बार आप सोचोगे सर क्या मिलना सप्लाई होता है, कुछ मिलना सप्लाई होता है। अच्छा, सप्लायर कौन होता है? एक बात नोट कर लो, सप्लायर हमेशा गुड्स का ही नहीं होता। हमारे माइंड में ना वहम है कि सप्लायर तो सर वही होता है जो गुड्स बेचता है, बस। एक बात आप नोट कर लो, सप्लायर वो होता है जो पैसे रिसीव करता है। इस बात को मैं आगे लिंक करूंगा कि जो पैसे रिसीव करता है वो सप्लायर होता है। जैसे मान लो मैंने कोई गुड्स बेचा, अब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं सप्लायर होऊंगा ना, ऑब्वियसली। तो जहां आपको ऐसे कुछ एग्जांपल आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, तो जो पैसे रिसीव कर रहा होता है, जिसको पैसे रिसीव करने होते हैं, वो सप्लायर होता है। तो यहाँ पे जो ये ट्रस्ट है, इसको पैसे मिल रहे हैं, डोनेशन मिल रही है, इसके बदले में कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि वो नाम जो है वो लिखा जा रहा है कि श्रीमती जैसा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल में लिखेंगे अगर आप, हमने लिखा जी गुड विशेष फ्रॉम भूषण। अब बताओ क्या ये कोई कंसीडरेशन है? ये लिखना कोई कंसीडरेशन हो गया? गुड विशेष फ्रॉम भूषण नहीं, इट इज नॉट कंसीडरेशन, इसके ऊपर सप्लाई नहीं मानेंगे। फिर मैंने कहा जी डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी, क्या ये कंसीडरेशन है? कंसीडरेशन किसके लिए? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए? नहीं, ये कंसीडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं बनेगा। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं डोनेटेड बाय मिठाई नथु मिठाई वाला चांदनी चौक, तो वो अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए डोनेशन दे रहा है। अब यहाँ पे ये सप्लाई बन जाएगा क्योंकि आपने क्या करा है, काइंड के अंदर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने काइंड के अंदर कुछ फ्लो कर दिया है, और उसके बदले में आपने डोनेशन के बदले आपने कुछ उनका कमर्शियल काम कर दिया है, तो वहां पे वो जीएसटी उसके ऊपर लग सकता है। ये हमने बात करी कंसीडरेशन की। कंसीडरेशन के बारे में हम और भी बातें करेंगे, और भी डिस्कशन करेंगे, जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे। अब हम आते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे बताया जीएसटी इज अ बिजनेस टैक्स, और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे ही जीएसटी लगता है, सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगता है। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे कि अगर सलमान खान अपनी शर्ट उतार के बेच दे, बताओ जीएसटी होगा कि नहीं होगा? यस, वो जीएसटी होगा। रामदेव बाबा जी अपना को सामान बेच दे, तो जीएसटी होगा कि नहीं होगा? अपना अगर बिजनेस का सामान है तो वो जीएसटी होगा। उसके बाद हमने और एग्जांपल दिए थे कि हमने अपनी गाड़ी ओएलएक्स पे बेच दी है, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर वो सप्लाई नहीं, क्योंकि वो पर्सनल बेची है। हमने अपने ऑफिस की रद्दी बेच दी, जीएसटी लगेगा? यस, जीएसटी लगेगा। घर की रद्दी बेच दी तो जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं बनेगा। तो ये सारे एग्जांपल मैंने कवर किए हुए हैं। इसमें एक एग्जांपल है जो कि इंस्टीट्यूट ने बड़ा हाईलाइट करके दिया हुआ है कि अगर कोई क्लब है, रेस क्लब है,
और वो फैसिलिटिंग दे रहा है वेजरिंग की यानी कि बेटिंग की, और उसको कमीशन मिल रहा है, तो वो सप्लाई होगा? यस, वो सप्लाई होगा। इस तरह की कमीशन को भी हम सप्लाई में कवर करेंगे। इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट किया इंस्टीट्यूट ने, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको ये देखना है, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो किस बात को हिट करना चाह रहा है। वो बिजनेस को हिट करना चाह रहा है, वो गुड्स को हिट करना चाह रहा है, वो सर्विस को हिट करना चाह रहा है, वो कंसिडरेशन को हिट करना चाह रहा है, या वो पर्सन को हिट करना चाह रहा है, या वो इंपोर्ट और सर्विस को हिट करना चाह रहा है, शेड्यूल 1 को पूछना चाह रहा है, शेड्यूल 2 को पूछना चाह रहा है। पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तभी उसका आंसर आप कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन आपको करना मैं सिखाऊंगा, बट फुल क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद। क्लैरिफिकेशन जो आपने पढ़ी थी, अगर हमने कोई ओल्ड ज्वेलरी बेची है तो हम उसको जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ने अगर आपसे ये पूछा कि ये सप्लाई है कि नहीं है, तो क्या आप उसको एग्जामिनर को जीएसटी निकाल के दे दोगे कि सर जीएसटी कितना लगेगा? भाई साहब मत देना, जो उसने पूछा है वही देना उसको। अगर आपसे उससे पूछा है कि हाँ ये सप्लाई है कि नहीं है, तो आप बताना सप्लाई नहीं है या सप्लाई है। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर अगर इंस्टीट्यूट आपको चेक करेगा तो वो आपको कुछ बातों को चेक करेगा। मैं बता देता हूं क्या चेक करेगा वो। इंस्टीट्यूट आपसे दो तरह के सवाल पूछेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आएंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सप्लाई है या नहीं है। इंस्टीट्यूट पूछेगा आपसे कि ये सप्लाई है कि नहीं है, पहले ये बताओ। अब आगे अपना ज्ञान मत बांटने लग जाना कि सप्लाई तो है सर, इस पे जीएसटी इतना लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, एग्जम्पशन आई हुई है, ये आई हुई है। इतना ज्ञान नहीं देना आपको। सिंपल सिंपल उसने पूछा है कि सप्लाई है कि नहीं है, उसका आपको रीजन बताना है कि रीजन क्या है, सप्लाई ये क्यों है और क्यों नहीं है। खाली आप ये सोच के आ जाओ कि सर सप्लाई है, यस और नो दे के आ जाओ, तो आपको एक भी क्वेश्चन आंसर, एक भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला। आपको रीजनिंग देनी है कि ये सप्लाई क्यों है, शेड्यूल 1 के हिसाब से है, शेड्यूल 2 के हिसाब से है, 7(1) के हिसाब से, क्लॉज ए के हिसाब से है, बी के हिसाब, तो आप बताओगे कि ये सप्लाई क्यों बन रहा है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि ये सप्लाई कौन सी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस है और सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये क्वेश्चन आपसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है इंस्टीट्यूट की ये कंपोजिट सप्लाई है और मिक्स सप्लाई है, और इसके ऊपर टैक्स क्या लगेगा, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो मोटे मोटे तौर पे इंस्टीट्यूट आपसे यहां पे चेक करेगा सप्लाई है कि नहीं है, सप्लाई है तो गुड्स है या सर्विस है, और कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई तो टैक्स कितना लगेगा, ये भी इंस्टीट्यूट। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मेजरली जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है और ये बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आज तक इंस्टीट्यूट ने इस पे टेस्ट किया आपको कि सप्लाई है कि नहीं है, ये बताओ। क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन लेंदी हो या बहुत बड़ा हो या बहुत टेक्निकल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन वो आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में पूछ सकता है। वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं आपको, ये जो एग्जाम्पल है ये आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं आगे। हमने बताया था कि एक ही एक्सेप्शन है बिजनेस की, वो है बुआ। क्या है? बुआ। और बुआ कहती है जी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओनली इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है वो आपका बिजनेस की एक्सेप्शन है। अगर बिजनेस टेस्ट पास करना है तो एक ही बंदे को पास नहीं करना, बुआ को, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को, बाकी सब लोगों को बिजनेस टेस्ट पास करना है। उसके बाद आते हैं हम बाय ए पर्सन। बाय ए पर्सन, गवर्नमेंट ने बोला कि जो जीएसटी लॉ है वो बाय ए टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। सर हु इज टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है जीएसटी में, या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड होता है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे सेक्शन 25 में।
या फिर रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, वहां पे करेंगे डिस्कशन कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। मैं आपको बता रहा हूं हु इज लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होती है वो लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके घर में एक मेड आती है जो कि आपके घर में सफाई करती है, बर्तन करती है और झाड़ू पोछा करती है और खाना बनाती है। अब वो जो मेड है वो बताओ बिजनेस पर्सन है कि नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं, वो तो बिजनेस बेचारी गरीब औरत है। नहीं नहीं, क्या बिजनेस में आ सकती है? यस, बिजनेस में आएगी, पहली बात। दूसरी बात, कंसिडरेशन गुड सर्विस है या सर्विस दे रही है वो आपको, कंसिडरेशन ले रही है, कंसिडरेशन ले रही है, पर्सन है, पर्सन है, तो बताओ जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, रुक जाओ जरा एक बार, पर्सन में हमें देखना है कि क्या वो बच्ची, क्या वो मेड, क्या वो टैक्सेबल पर्सन है। आप बोलोगे नहीं सर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है क्योंकि उसकी टर्नओवर बेचारे की 20 लाख से कम है, तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं, क्योंकि उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तो शी इज नॉट टैक्सेबल पर्सन, इसीलिए उसके ऊपर सप्लाई नहीं होगा और जीएसटी नहीं लगेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने आप को सप्लाई करी तो क्या जीएसटी लगेगा। मान लो मैंने कहा जी मैंने एक हाथ से दूसरे हाथ में जीएसटी, एक हाथ से दूसरे हाथ में सप्लाई कर दिया, तो क्या जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा एक केस में लग सकता है, अगर आपने एक ब्रांच से ब्रांच 2 में कोई सप्लाई करी और ये दिल्ली में है और ये हरियाणा में है। गवर्नमेंट ने बोला इन दोनों ब्रांचेस को एक माना जाएगा, इनका पैन सेम है, इनको एक माना जाएगा, फिर भी इनकी स्टेट अलग अलग होने की वजह से इनको हम मानेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। और गवर्नमेंट ने कहा डिस्टिंक्ट पर्सन है तो हम बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लेते हैं। और इसलिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने आप को भी, ब्रांच सेम है, ब्रांच का पैन नंबर सेम है, अपने आप को ये सप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारे ऊपर जीएसटी सप्लाई हो सकता है। आगे चलते हैं, मूविंग फर्दर। अगला कंसेप्ट है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। इसका नाम रखा था हमने बुआ, तो यहां लिख लेना आपका ये कंसेप्ट है हमारा बुआ का, जो कि बिना बिजनेस के भी काम करती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे बिजनेस के लिए तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। ये जो बात है ये बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वाले शेड्यूल 1 के अंदर, कि ये बातें क्या लिखी हुई है, इसमें थोड़ा सा एक प्रोविजन पे चेंज आया है जिसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया हमने, इसके हम एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल क्या है इसके, एग्जांपल क्या है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के। रमैया अ प्रोप्राइटर हैज रिसीव आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज हाउस। मैंने कहा जी अपने घर के लिए खरीदा है हमने, पर्सनल यूज है। वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस टेस्ट हो या ना हो, मैं तो सप्लाई हूँ। फ्रॉम आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, बाहर से मतलब यूएस से सर्विस ली है तो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। कंसीडरेशन मिला है मेरे को डॉलर में, डॉलर में ही होना चाहिए कंसीडरेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? मनी का मतलब डॉलर रुपीस होता है? यस, दोनों होता है। कंसीडरेशन चाहे काइंड में हो, चाहे कैश में हो, चाहे डॉलर में हो, कंसीडरेशन कंसीडरेशन ही होगा। Import of services by Ramaiya is supply under section 7(1)(b) and even it is not in the course of business। आपको पूरा आंसर देना है इनसे इंस्टीट्यूट का कि अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ये बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आया हुआ है, मिस्टर एक्स फ्रॉम दिल्ली टुक अ लीगल सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर। ब्रदर से लिया तो क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या मतलब नहीं है उससे। हु इज वेल सेटल इन यूएस एंड अ फैमिली मैटर, फैमिली मैटर, फैमिली मैटर मतलब पर्सनल काम के लिए आपने सर्विस लिए, कहां से? यूएस से, यानी कि इंपोर्ट किया आपने। और बताओ ये सप्लाई है कि नहीं है? तो यस इट इज अ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई के लिए हमारा बिजनेस का होना जरूरी नहीं है, इंपोर्ट के लिए तो हम इसको सप्लाई मानेंगे। पर हाँ कंसिडरेशन होना यहाँ पे जरूरी है, तो कंसिडरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको सप्लाई मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया डिस्कशन सेक्शन 1 सब सेक्शन
सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का डिस्कशन होगा, जिसके अंदर हमारा 5 एलिमेंट है। क्या क्या? बिजनेस, गुड्स, सर्विस, कंसीडरेशन, पर्सन, और फिर हमने डिस्कस कर लिया 7(1)(b) जो बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। ये हमने डिस्कस कर लिया 7(1)(a), 7(1)(b), जो कि बहुत सिंपल है। 7(1)(a) में बिजनेस, गुड्स, सर्विस, कंसीडरेशन और पर्सन की बात कही गई है। 7(1)(b) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कही है। बिजनेस हो या ना हो, बिजनेस हो या ना हो, तो भी हम इसको इंपोर्ट सप्लाई मान लेंगे। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट डिस्कशन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है शेड्यूल 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस शेड्यूल 1 के अंदर 4-5 तरह के सर्कुलर इशू हो चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर, और समझते हैं आपके एग्जाम के लिए भी ये शेड्यूल 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। टोटल इसमें 4 एंट्री हैं। वैसे इसको एंट्री बोला जाता है, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको पैरा वर्ड यूज किया है, तो हम पैरा वर्ड ही लिखेंगे लॉ में। तो 4 पैरा है, इसके 4 एंट्री हैं जो कि हमें पढ़नी है शेड्यूल 1 के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इस शेड्यूल का यूज तभी करेंगे जब हमारा स्पाउस घर में नहीं होगी, मतलब सास पिक्चर में तब आएगी जब कंसीडरेशन नहीं होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसीडरेशन जब पिक्चर में नहीं होगा तभी हम शेड्यूल 1 की बात करेंगे, या मैं ऐसे बोलूं इसको, शेड्यूल 1 पिक्चर में तभी आएगा जब कंसीडरेशन नहीं। कंसीडरेशन अगर किसी भी लॉ, पूरे की भी ट्रांजेक्शन में कंसीडरेशन नहीं है, कंसीडरेशन ना होते ही आप समझ जाओ हमारे को शेड्यूल 1 पढ़ना है। आपके एग्जामिनेशन में अगर चैप्टर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट कंसीडरेशन है, या हमने कोई पैसा नहीं लिया है, आप फटाफट समझ जाओगे ये शेड्यूल 1 का क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 1। देखते हैं, पहली एंट्री इसकी है, फर्स्ट एंट्री, जो बात करती है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। वो कह रहे हैं जी परमानेंट ट्रांसफर कर दिया आपने बिजनेस एसेट्स को जहां आपने आईटीसी लिया हुआ है। सर ये आईटीसी क्या होता है? ये आईटीसी होता है टैक्स पेड ऑन परचेज, और टैक्स पेड ऑन परचेज जिसको आपने अवेल किया हो, मतलब बेनिफिट लिया हो, बेनिफिट लिया हो। इस बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे अपने आईटीसी वाले चैप्टर में, जहां पे हम 3-4 क्लासेस लगाएंगे और आईटीसी समझेंगे। अभी आप समझ लो कि अगर हमने कोई बेनिफिट लिया है आईटीसी का, तो हम उसके अंदर अगर हमने कोई बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, असर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो हम मान लेंगे कि वो सप्लाई है। मैं आपको थोड़ा इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, और ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा अपने ऑफिस के लिए, और मैंने इस पे 18% का जीएसटी पे करा हुआ है, और उसका आईटीसी बुक करा हुआ है, अवेल करा हुआ है। अब मैंने कहा ये काम कर नहीं रहा, पता नहीं क्या कैशुअल कैलकुलेटर है, मैंने इसको उठा के कूड़े में डाल दिया। गवर्नमेंट कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई इस कूड़े में डालने की इसको? आपने इसको कूड़े में डाल दी, जैसे आपने इसको कूड़े में डाल दिया मतलब आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। और ये क्या है? ये मेरी बिजनेस असेट्स थी, इसको मैंने आईटीसी लिया हुआ था। गवर्नमेंट ने बोला अगर इसकी कीमत 100 रुपए है तो हम 100 रुपए का सप्लाई मान लेंगे, आपने इसको कूड़े में क्यों डाला? तो कंसेप्ट बड़ा टेक्निकल है ये। अगर आपने कोई एसेट्स फेंक दी है, स्क्रैप आउट कर दी है, और उसको बदले आपको कुछ पैसा नहीं मिला, मैं थोड़ी सिचुएशन चेंज करता हूँ। मैंने कहा जी मैंने कैलकुलेटर खरीदा था, मैंने इसका आईटीसी अवेल कर दिया, अब मैं इसको 1 रुपए का बेच रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं कूड़े में नहीं डालूंगा, मैं आपको 1 रुपए का बेच रहा हूँ, बड़ी नॉमिनल वैल्यू में इसको बेच रहा हूँ। आप बताओ शेड्यूल 1 में ये आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, आएगा नहीं आएगा? मैंने कहा था ना कंसीडरेशन 1 रुपए की भी हो गई, 1 रुपए की भी हो गई, शेड्यूल 1 से ये बाहर हो जाएगा, ये 1 रुपए का सप्लाई बन जाएगा। तो कंसीडरेशन नहीं होगा तभी हम शेड्यूल 1 में इसको लेकर आएंगे। इस बात को मैंने और डिटेल में यहां लिखा हुआ है एनालिसिस के अंदर कि परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, और उसके बाद बिजनेस एसेट्स क्या होती है वो लिखा हुआ है। सारी के सारी बिजनेस एसेट्स बस मनी सिक्योरिटी और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, क्योंकि वहां पे हम आईटीसी ले नहीं पाएंगे क्योंकि उस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। एग्जांपल दिया है मैंने इसका, अगर हमने ओल्ड लैपटॉप चैरिटेबल स्कूल को फ्री में दे दिए हैं,
और हमने उसका आईटीसी क्लेम करा हुआ था, तो हम इस लैपटॉप पे सप्लाई मान लेंगे अंडर शेड्यूल 1। पहली बात। दूसरी बात, हमने कुछ क्लॉथ रिटेलर है, उसने अपने कुछ क्लॉथ अपने बिजनेस स्टॉक से अपने फ्रेंड को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड को देते ही हमारा क्या लग गया, वो सप्लाई बन गई, क्योंकि हमने उस पर आईटीसी क्लेम करा हुआ है। उसके बाद हमने कहा जी हमने अपना एयर कंडीशनर परमानेंट ट्रांसफर कर दिया अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे। बताओ, घर पे आप अपना लैपटॉप ले गए और उसको यूज कर रहे हो, आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, तो क्या वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स विदाउट कंसीडरेशन में आएगा? यस, वो आएगा, क्योंकि घर अलग है और बिजनेस अलग है। अगर आप बिजनेस से असेट उठा के घर पे ले गए हो तो उसको भी हम ट्रांसफर मानते हैं। एंट्री नंबर 2 इसकी है, जो बात करती है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पार्टी। सर, ये रिलेटेड पार्टी क्या होती है? यानी कि संबंधी, आपस में संबंधी। एक वर्ड होता है लॉ में रिलेटिव, एक होता है रिलेटेड। दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आज कि कौन हमारी पार्टी होती है जो कि रिलेटेड होती है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द रिलेटेड पार्टीज। ये देखिए जी, समझते हैं एक बार, हु इज रिलेटेड पार्टी। समझते हैं जी। इट हैज बीन डिफाइंड अंडर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 15। सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया हुआ है कि हु आर रिलेटेड पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब पूरे एक्ट में ये डेफिनेशन चलने वाली है। अगर लिखा होता फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, मतलब वो डेफिनेशन उस रूल तक ही सीमित है। तो ये डेफिनेशन हम पूरे एक्ट में यूज करेंगे अगर कहीं भी हमें पढ़ना होगा कि हु आर रिलेटेड पार्टी। तो कह रहा है जी, एक कंपनी के दो डायरेक्टर ऑफिसर आपस में रिलेटिव हो या ना हो, बट वो आपस में रिलेटेड हैं। दो पार्टनर्स आपस में रिलेटेड हो या ना हो, बट वो रिलेटेड हैं। एम्प्लॉय आपस में रिलेटिव हो या ना हो, बट वो आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद और आगे चलते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं 25% तक, तो आप आपस में रिलेटेड हो, आपस में आपका कंट्रोल है, मैनेजमेंट में आपका की कंट्रोल है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे कंट्रोल है, तो आप मान लेना वो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद और और किसी फैमिली मेंबर के पार्ट हो तो भी हम रिलेटेड हैं। तो रिलेटिव कौन होते हैं? जिनका ब्लड रिलेशन होता है। और रिलेटेड कौन होते हैं? जिनका संबंध कहीं ना कहीं आपस में कंट्रोल होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटेड पर्सन। समझ लेते हैं एक बार। अच्छा, सोल सेलिंग एजेंट भी हमारा आता है रिलेटेड पार्टी में। सोल सेलिंग एजेंट क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं सोल सेलिंग एजेंट। एजेंट के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे शेड्यूल 1 में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे शेड्यूल 1 में। तो ये होते हैं हमारे। अब पढ़ते हैं फैमिली क्या होती है। फैमिली के अंदर पहला लिखा उन्होंने मीन्स स्पाउस चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किसके? अपने चिल्ड्रन। अपने चिल्ड्रन ही आपके चिल्ड्रन होंगे, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट ना हो, हम उनको फैमिली मेंबर मानेंगे। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि फैमिली के अंदर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर आपके तभी वो माने जाएंगे फैमिली मेंबर, तब आपके वो होली डिपेंडेंट आपके ऊपर हैं। अगर कोई ब्रदर, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ गया जी, हमने सर्विस ली ब्रदर से और वो डिपेंडेंट नहीं है हमारे ऊपर, तो वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। हम शेड्यूल 1 में उसको कवर नहीं करेंगे रिलेटेड पार्टी में। तो ये डेफिनेशन है छोटी छोटी, इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ में। अभी वापस आते हैं हम और समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन क्यों दिया। गवर्नमेंट को लगता है कि जो संबंधी होते हैं आपस में, ये टैक्स की चोरी कर सकते हैं। ये बिना कंसिडरेशन के सप्लाई दिखा देंगे और टैक्स चोरी कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मान लो मेरी केक और चॉकलेट की दुकान है और मेरा एक भाई है, वो मेरी दुकान पे आया, बोला जी भैया मेरी ना पार्टी है आज, मेरा बर्थडे है, मुझे एक बढ़िया केक बना के दो। तो मैंने केक बना के दे दिया उसको।
तो अब बताओ, मैं अपने भाई से पैसे लूंगा कि नहीं लूंगा? आंसर इज नो, क्योंकि मेरा ब्लड रिलेशन है उसके साथ, तो पैसे नहीं लूंगा मैं। तो गवर्नमेंट कहती है आपके पैसे ना लेने की वजह से, कंसिडरेशन ना होने की वजह से हमारा जीएसटी का नुकसान हो गया। अब ये जीएसटी कौन भरेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप संबंधियों से काम कर रहे हो तो हम विदाउट कंसीडरेशन भी जीएसटी लगा देंगे। तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? अभी आप समझ लो इसको, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को भेजना हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। मैं डिटेल में इसको कराऊंगा अपनी, जब कंसल्ट करूंगा अपना रजिस्ट्रेशन वाला। तो डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को भेजना, उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। तो अगर हम सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन रिलेटेड और बिटवीन डिस्टिंक्ट, तो उस केस में हम जीएसटी लगाएंगे। इसके अंदर एक प्रोविजो डाला गया, और प्रोविजो क्या डाला गया? जैसे आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आपस में रिलेटेड माने जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार एम्प्लॉय बहुत सारे गिफ्ट लेता है दिवाली पे एम्प्लॉयर से, और वो गिफ्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं कई बार। तो बताओ, अब मिस्टर ए है जो कि एम्प्लॉयर है, उन्होंने गिफ्ट दिया अपने एम्प्लॉइज को। अब ये गिफ्ट दिया है, तो बताओ गिफ्ट देना क्या जीएसटी में सप्लाई बन जाता है? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? आपस में रिलेटेड हैं, और यहां पे कंसीडरेशन आपको नहीं मिल रहा, नो कंसीडरेशन, तो भी ये सप्लाई बन जाता। गवर्नमेंट ने इस पे एक प्रोविजो डाला, और उन्होंने बोला कि अगर आपका गिफ्ट, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है? आपस में संबंधी हैं, अगर आपका गिफ्ट 50,000 रुपए तक है तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। एक ये नोटिफिकेशन क्यों आई है? एक सूरत में डायमंड मर्चेंट है जो कि हर साल दिवाली पे अपने एम्प्लॉइज को गाड़ी देता है, गाड़ी, और गाड़ी गिफ्ट कर देता है। तो गाड़ी गिफ्ट करने पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके ऊपर सप्लाई मान लेंगे। अगर आपने कार गिफ्ट करी है अपने एम्प्लॉइज को जिसके बदले आपने कुछ भी नहीं लिया, तो हम सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि आप और आपका एम्प्लॉय क्या है? रिलेटेड है आपस में, एज पर डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। सर क्या मनी में कुछ देना इसमें आएगा? मनी में देना, मनी जीएसटी के दायरे से पहले बताया बाहर है। अगर किसी एम्प्लॉयर ने मनी दिया है तो मनी को गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर रखा है, तो मनी देना सप्लाई में कभी भी नहीं आएगा। बात क्लियर है आपको? तो ये हमारा हो गया पैरा नंबर 4। इसका एग्जांपल हम देख लेंगे कि कौन होता है रिलेटेड पर्सन, कौन होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वो रिलेटेड पर्सन, गिफ्ट क्या होता है? कुछ भी फ्री में देना गिफ्ट होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? ये हमने पढ़ लिया। एग्जांपल आपके जो ये सिंपल है, इसको हम कर लेंगे और समझ लेंगे। मोहन, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi and has obtained registration in the state of West Bengal in, एक उन्होंने ब्रांच ओपन करी है, उनका एक ऑफिस दिल्ली में है सीए का, और एक ऑफिस उन्होंने ओपन किया है वेस्ट बंगाल में। मोहन कह रहा है, मोहन जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, क्योंकि ब्रांच और उनकी दो ब्रांच अलग अलग स्टेट में है, तो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। इस कंसेप्ट को डिटेल में कराऊंगा मैं, तो करेंगे सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन का। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जो हमें समझना है। अब हम आगे चलते हैं अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है सप्लाई एंड प्रिंसिपल। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये एजेंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और इनका क्या मीनिंग है। एक ब्रांड का नाम बताते हूं मैं, जैसे मान लो एक ब्रांड है सैमसंग। इसने अपना एक एजेंट अपॉइंट करा और उसको बोला कि हम आपको गुड्स देंगे और आप ये गुड्स आगे कस्टमर को बेचो।
आगे कस्टमर को आप ये बेचो। बट एक काम करना, आप इस एजेंट को बोल रहे हो कि आप अपना नाम को कहीं यूज नहीं करोगे, आप अपने नाम को कहीं यूज नहीं करोगे, आप हर जगह सैमसंग 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 ही लिखोगे। सैमसंग के नाम से इनवॉइस बनेगा, सैमसंग के नाम से परचेज बिल होंगे, सैमसंग के नाम से ही आप बेचोगे। ये है आपका केस 1। अगर आप इसको प्लेन रीडिंग करोगे ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, आपको समझ नहीं आना कुछ भी, बड़ा मुश्किल टेक्निकल पॉइंट है ये। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एजेंट अपने नाम का यूज नहीं कर पा रहा, कहां पे, परचेज पे और सेल पर, तो हम इस एजेंट को शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं मानेंगे। हम कहेंगे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एजेंट ही नहीं है एक्चुअली में, ही इज नॉट एजेंट, अपना नाम ही यूज नहीं कर पा रहा, ना वो सेल करने पे ना परचेज करने पे, ही इज नॉट एजेंट एज पर पैरा 3। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो नाम यूज कर पा रहा है, अगर वो नाम यूज कर पा रहा है, अपने नाम को यूज कर पा रहा है, कौन, एजेंट, तो वो पैरा 3 में, शेड्यूल 1 में एजेंट माना जाएगा। और विदाउट कंसीडरेशन भी, जो मैंने ये गुड सप्लाई करा है केस 2, सैमसंग ने गुड्स दिया एजेंट को, और ये एजेंट आगे अपने नाम से कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, कह रहा है जी मेरा गुड्स है, मेरा नाम है इस पे, तो इस केस में इसको हम शेड्यूल 1 में कवर कर लेंगे। और ये जो गुड सप्लाई करा, ये गुड सप्लाई करा यहाँ पे एजेंट को, सप्लायर ने, प्रिंसिपल ने गुड सप्लाई करा, इसको हम सप्लाई मान लेंगे। क्यों सप्लाई मान लेंगे? क्योंकि जब प्रिंसिपल इसको गुड्स बेचता है एजेंट को, तो उससे पैसे चार्ज नहीं करता, वो कहता है पहले तो इसको बेच ले, बाद में ले लूंगा तेरे से पैसे में। तो ये वो वाले एजेंट हैं जो कि पैसे कब देते हैं, बाद में देते हैं, जब इनकी पेमेंट आ जाती है, बाद में ये कंसीडरेशन पे करते हैं। इसीलिए शेड्यूल 1 को पिक्चर में आना पड़ा, उन्होंने बोला जी आप कंसीडरेशन बाद में देते हो, पहले आपने गुड्स रखवा लिया फिर उसको बेचोगे, तो आपने जो गुड्स रखवा लिया इसको हम मान लेंगे, यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है, तो शेड्यूल 1 में इसको हम सप्लाई मान लेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नाम अगर यूज हुआ है तो हम सप्लाई मान लेंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स कवर है, सर्विस कवर नहीं है। अगर गुड्स प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है या एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया है कंसीडरेशन के बिना, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। क्योंकि एजेंट और प्रिंसिपल वैसे तो वो रिलेटेड नहीं होते, एज पर डेफिनेशन जो पढ़ी हमने वहां पे सिर्फ सोल सेलिंग एजेंट ही रिलेटेड होता है, बट इन दोनों को भी हमने मान लिया रिलेटेड, पैरा 3 में इनको हमने एक तरह से मान लिया कि दो रिलेटेड हैं, इसलिए हमने कहा जी आप बिना कंसीडरेशन के भी कोई गुड्स सामान दे रहे हो एक दूसरे को, तो हम आपको सप्लाई मान लेंगे। बट शर्त क्या है, शर्त जो है वो यहाँ पे इस सर्कुलर ने बताई कि शर्त क्या है, वो बताई इस सर्कुलर ने कि एजेंट अपने नाम पे काम कर रहा हो। पहली बात, दो क्राइटेरिया बताए कि पहला अपने नाम पे गुड्स बेच रहा हो, दूसरा अपने नाम पे काम कर रहा हो। अगर एजेंट अपने नाम पे काम कर रहा है, अपने नाम पे गुड्स खरीद रहा है, अपने नाम पे गुड्स बेच रहा है, तो ही उसको हम एजेंट मानेंगे, इस पैरा 3 का एजेंट उसको मानेंगे, अदरवाइज उसको एजेंट मानेंगे नहीं हम, और एजेंट नहीं है तो शेड्यूल 1 से बाहर। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, एजेंट अपने नाम से काम करना होना चाहिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, जब हम कल करेंगे क्वेश्चंस को, वहां डिस्कस करूंगा किस तरह से इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक नया सर्कुलर आया इस एजेंट के बारे में, एक नया वर्ड आया, डीसीए, डेल क्रेडियर एजेंट। ये एजेंट एक स्पेशल तरह का एजेंट होता है,
और हमारे देश के अलग अलग बिजनेसमैन ने इसके बारे में गवर्नमेंट से पूछा कि बताओ इसका ट्रीटमेंट शेड्यूल 1 में कैसे करा जाएगा। ये ट्रीटमेंट, ये एजेंट एक सेलिंग एजेंट होता है जो कि गारंटी देता है अपने सप्लायर को कि आपकी पेमेंट की जिम्मेवारी मेरी है। समझते हैं इसको, इसमें क्या ऐसी खास बात होती है जो इसका सर्कुलर निकालना पड़ा। प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल ने डेल क्रेडियर एजेंट यानी कि डीएसए, डेल डीसीए एजेंट को कुछ गुड्स भेजा। हालांकि जब गुड्स भेजा तो उसने कंसीडरेशन नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो मेरा एजेंट है और वो मेरे एक तरह से संबंधी है, तो मैं उससे कंसीडरेशन नहीं चार्ज करूंगा। गवर्नमेंट ने बोला कि ये सप्लाई बन जाएगा इफ डीएसए फर्दर सेल सच गुड्स ऑन हिज ऑन नेम। अगर डीसी एजेंट अपने नाम पे वो बेच रहा है तो हम मान लेंगे कि वो हमारा शेड्यूल 1 का एजेंट है, और विदाउट कंसीडरेशन भी हम इस सप्लाई को क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ये बात सर्कुलर में लिखी हुई है। ये बात यहां तक खत्म नहीं होती, इसकी बात हम थोड़ी और आगे करते हैं। ये डीसी एजेंट कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूं, कि आपकी जो पेमेंट है ना वो मैं कस्टमर से लाके दूंगा। मैंने ये गुड्स भेज दिया कस्टमर को, बेचा अपने नाम पे ही है, बट कस्टमर को बेचना अपने नाम पे है, बट उसकी पेमेंट आने के बाद ही मैं प्रिंसिपल को पे करता हूँ। तो कह रहे जी मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने अपने नाम से माल बेचा है, मैं मानता हूँ, पर इसकी पेमेंट मैं आपको जल्दी से जल्दी लाके दूंगा। तो ये डीसीए क्या करता है, इस कस्टमर को एक लोन दे देता है, तो कहता है जी मैं आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। तो लोन ले लेता है और इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, किससे, इस कस्टमर से। इस लोन का और इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, जब तक हम कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा। आपने देखा होगा हम कोई भी चीज रट नहीं रहे हैं, हम कोई भी चीज क्रैम नहीं कर रहे हैं, मगअप नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। तो इस इंटरेस्ट और लोन की बात में सेक्शन 15 में करूंगा। अभी हम समझ लेते हैं कि अगर डेल क्रेडिट एजेंट ने अपना नाम यूज करा है परचेज या सेल बिल पे, तो हम उसको, इस सप्लाई को हम सप्लाई मान लेंगे और इस सप्लाई पे हम जीएसटी लगा देंगे विदाउट कंसीडरेशन भी। तो अभी आप ये समझ लो कि ये सेम कंसेप्ट है जो हमने अभी यूज करा है ऊपर वाला। ये सेम इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं केस बना बना के, ये सेम बातें इन्होंने लिखी हुई हैं कि अगर अपना नाम यूज करता है तो वो पैरा 3 में आएगा, अपना नाम यूज नहीं करता तो पैरा 3 में नहीं आएगा। और इंटरेस्ट वाली जो बात है ये मैं आपको कराऊंगा वैल्यू चैप्टर में कराऊंगा डिटेल में, ताकि आपको समझ भी आएगी हम क्या बात कर रहे हैं, ताकि दोनों बातों को मैं लिंक करके करा पाऊं। जीएसटी लॉ इज नॉट ए लॉ, इट इज अ नेटवर्क ऑफ लॉ। अगर आपको जीएसटी लॉ सही मायने में समझना है तो आपको सारे लॉ को लिंक करके समझाना पड़ेगा मुझे, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब लास्ट एंट्री है हमारी जो बात करती है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। सर इंपोर्टेशन तो अभी पढ़ के आए हैं 7(1)(b) में पढ़ के आए हैं, दोबारा क्यों पढ़वा रहे हो? ये 7(1)(b) में जो आप पढ़ी थी वो उसमें लिखा हुआ था कि बिजनेस हो या ना हो, यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं वो पढ़ते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन, यहाँ गवर्नमेंट ने इसको काटा और काट के लिखा कि हम पर्सन के ऊपर भी जीएसटी लगा देंगे अगर आपने इंपोर्ट करा है रिलेटेड पर्सन से। अगर आपने इंपोर्ट करा है रिलेटेड पर्सन, सर ये क्या होता है रिलेटेड पर्सन? तो भी पढ़ के आए हैं डेफिनेशन में,
ऑल ऑफिसर, ऑल एम्प्लॉय, ऑल डायरेक्टर्स, ऑल कंट्रोल पर्सन और फैमिली ऑफ सेम मेंबर, ये होते हैं आपके रिलेटेड पर्सन। विदाउट कंसीडरेशन, सर ये तो हमें पहले ही पता है कि हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 में तो सारी बातें वही लिखी हुई है जो कि कंसीडरेशन के बिना है। सर यहाँ पे क्या बिजनेस का होना जरूरी है? यस, बिजनेस का होना जरूरी है। इस वाले इंपोर्ट में, शेड्यूल 1 के इंपोर्ट में बिजनेस का होना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था बिजनेस का होना एक ही जगह जरूरी नहीं है, वो है 7.1 बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जहां पे बिजनेस का होना जरूरी नहीं है, बट इस वाले इंपोर्ट में बिजनेस का होना जरूरी है। और यहाँ पे हम जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या देखना है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको देखना है कि इंपोर्ट का क्वेश्चन है, इंपोर्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर दो आप क्वेश्चन को। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जी, क्या करोगे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। आप बोलो जी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी कवर है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा कस्टम में कवर होता है, हमारे लॉ का पार्ट नहीं है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप पहले चेक करोगे क्या इसमें कंसीडरेशन है, क्या इसमें कंसीडरेशन है, तो आप उसको सेक्शन 7.1 बी में बुआ बना दोगे। कंसीडरेशन है तो उसको बुआ बना दोगे, क्योंकि बिजनेस टेस्ट वगैरह हमें चेक नहीं करना, 7.1 बी में कंसीडरेशन है तो 7.1 बी में आएगा। अगर आपके इंपोर्ट में कंसीडरेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको शेड्यूल 1 में ले जाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, प्लीज अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टेक्निकल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लिंक नहीं कर पा रहा इसको, हमेशा आप रफ वर्क कर लो अपने। जैसे ये एक तरह से मैंने रफ वर्क किया है, एग्जाम सेंटर पे मैं रफ काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये कौन सा इंपोर्ट है, कंसिडरेशन वाला है तो यहाँ पे आएगा, विदाउट कंसिडरेशन वाला है तो यहाँ पे आएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारी सांस है, और ये हमारा इसका मतलब क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन है तो मुझे इसको शेड्यूल 1 में पढ़ना है। तो ये क्या जरूरी है बताना कि शेड्यूल 1 में है या कंसिडरेशन वाला 7.1 बी में है? कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि ये इंपोर्ट कौन सा इंपोर्ट है, शेड्यूल 1 वाला या 7.1 बी वाला, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंपोर्ट है। तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है एबीसी एसोसिएट्स रिसीव अ लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब इन्होंने सर्विस रिसीव करी है, कहां से, हेड ऑफिस से करी है, और हेड ऑफिस कहां पर है, मलेशिया में है। इसका मतलब इन्होंने इंपोर्ट करा है, क्योंकि रिसीव करने वाला क्या होता है, इंपोर्ट कर रहा होता है, ये इंपोर्टर है, इन्होंने बाहर से सर्विस इंपोर्ट करी है। द हेड ऑफिस रेंडर सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब ये हमारा शेड्यूल 1 का इंपोर्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट सुनते ही आपके दिमाग की घंटियां बज जानी चाहिए कि सर ये शेड्यूल 1 का क्वेश्चन है। तो ब्रांच एंड द एबीसी एसोसिएट्स एंड ब्रांच आर रिलेटेड, दे आर आपस में रिलेटेड। तो ब्रांच ने सर्विस दी है, ब्रांच को, वो आपस में संबंधित है, वो आपस में रिलेटेड है। फिर कह रहा है जी ये सप्लाई होगा, यस वो सप्लाई होगा, क्योंकि दे आर आपस में रिलेटेड। हमने कहा जी अगर शेड्यूल 1 में आना है तो 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 बातें कौन कौन सी हैं जी? पहली बात तो वो इंपोर्ट होना चाहिए रिलेटेड पर्सन से, पहली बात। दूसरी बात विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे। तो 2 शर्तें पूरी करनी है। अगर आपको शेड्यूल 1 में आना है तो कंसिडरेशन के बिना होना चाहिए, और इट मस्ट बी रिलेटेड पर्सन, तो हम शेड्यूल 1 में उस इंपोर्ट को सप्लाई मान लेंगे। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। एक बार ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लेते हैं एक बार, उसमें क्या लिखा हुआ है। Sumedha, a proprietor registered in Delhi, has sought architect services from brother.
लोकेटेड इन यूएस। इसका भाई रहता है यूएस में, इसने इससे सर्विस ली है आर्किटेक्ट की सर्विस। अब ये सर्विस पर्सनल है या बिजनेस है ये हमें देखना पड़ेगा। ये सर्विस अपने घर के लिए ली है तो ये सर्विस पर्सनल सर्विस है। अच्छा बताओ, शेड्यूल 1 के लिए बिजनेस होना जरूरी है? और आपने गौर किया ऊपर वाले एग्जांपल में, ये सर्विस मैंने बिजनेस के लिए ली थी। अगर ये सर्विस मैंने ली होती नॉन बिजनेस के लिए तो क्या शेड्यूल 1 में आती? पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हमने नॉन बिजनेस के लिए ली होती तो शेड्यूल 1 में नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप शेड्यूल 1 में तो उसको ले आए क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, बट उसको ये भी चेक करना है कि शेड्यूल 1 में बिजनेस टेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस टेस्ट की एक्सेप्शन सिर्फ एक ही जगह पर है, वो बुआ के पास। कहां पे? 7(1)(b। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, खाली ये मत देखना कि कंसिडरेशन नहीं है तो इंपोर्ट हो जाएगा। बिजनेस टेस्ट पास करना हर जगह जरूरी है एक्सेप्ट 7(1)(b। तो हमने देखा जी ये जो अपने घर के काम के लिए लेके आई है सर्विस, उसके बाद सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड बाय सुमिता विदाउट कंसीडरेशन। शेड्यूल 1 में आ सकता है क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन है, रिलेटेड पर्सन है, बट बिजनेस यहाँ पे नहीं है। क्यों है बिजनेस यहाँ पे नहीं है? बिजनेस ना होने की वजह से, बिजनेस ना होने की वजह से इट विल नॉट क्वालिफाई एज सर्विसेज बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। आप इसको एग्जाम हॉल में 100% गलत करके आते। आप बोलते जी दो कंडीशन पूरी हो रही है हमारी। पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि हमारा ये क्या है, ये है हमारा रिलेटेड पर्सन, और दूसरी कंडीशन पूरी है विदाउट कंसीडरेशन। बट यहाँ पे बिजनेस का टेस्ट मिस है, ये बिजनेस के लिए हमने नहीं लिया, तो हम इसको क्या करेंगे? नॉट सप्लाई। तो शेड्यूल 1 में सब बिजनेस टेस्ट करना जरूरी है। ये हमने करा। शेड्यूल 1 के 4 एंट्री पढ़ी हमने। लेट्स रिकैप कि हमने कौन कौन 4 एंट्री पढ़ी है शेड्यूल 1 में। पहली एंट्री पढ़ी हमने शेड्यूल 1 में परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। पहली एंट्री ये पढ़ी हमने। दूसरी एंट्री पढ़ी हमने सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड विजिटिंग पर्सन विदाउट कंसीडरेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो अपने नाम से काम कर रहा हो, चाहे वो कोई भी ना एजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एजेंट बोलेंगे। अदरवाइज वो एजेंट नहीं माना जाएगा एज पर पैरा 3। फिर हमने पढ़ा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। यहां पे ध्यान रखनी है 3 बातें। पहली बिजनेस के लिए हो, दूसरी कंसीडरेशन के बिना हो, और तीसरी वो आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन से हो। ये 4 शेड्यूल हमने पढ़ लिए, 4 एंट्री पढ़ ली। इसके बाद हम शेड्यूल 2 पे आते हैं और करते हैं डिस्कस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। शेड्यूल 2 क्या होता है सर? 7(1)(a) एक नया सेक्शन डाला गया। पहले इसकी क्लासिफिकेशन 7(1)(d) हुआ करती थी, बाद में इसको हटा के 7(1)(d) से 7(1)(a) करा गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पहले शेड्यूल 2 का काम 2 तरह के काम होते थे। एक तो नया सप्लाई बनाना और क्लासिफाई करना। अब गवर्नमेंट ने बोला कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन तक सीमित रहेगा। शेड्यूल दादी जी का काम सिर्फ ये रहेगा कि गुड्स सर्विस में से किसको हमें गुड्स मानना है, किसको हमें सर्विस मानना है, ये काम उनका रहेगा। तो इस टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना कि ये 7(1)(a) क्यों हुआ है और पहले ये डी में क्यों था। हम सिंपल पढ़ते हैं शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है। इस शेड्यूल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे केस दिए हुए हैं। सबसे बड़ा शेड्यूल है ये। अगर मैं इसको आपको पढ़ाने बैठ जाऊं, रटवाने बैठ जाऊं, तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब, और मैं चाहता नहीं हूं कि आपका दिमाग खराब हो। इसीलिए मैंने इसके लिए एक टेक्निक का यूज करा है। एक टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं। उस टेक्निक को करने के बाद आपको ये शेड्यूल 1 ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। टेक्निक क्या है हमें पहले ही बता दो स्टार्टिंग में, ताकि हम क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में निकाल दें।
बहुत ज्यादा चांस होते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आना कि आपको कुछ हम ट्रांजेक्शन दे देंगे और इंस्टीट्यूट पूछेगा आपसे कि बताओ ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं यहां पे, आप सारे क्वेश्चन का आंसर एक सेकंड में निकाल देंगे कि हाँ ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। दो बातें हैं, अगर वो पूरी हो जाएं, दो बातें हैं अगर वो पूरी हो जाएं तो हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। वो बातें क्या हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन में, ये मैं आपको दे रहा हूं एक मंत्र, इस तरह से हमें शेड्यूल 2 में गुड्स और सर्विस को क्लासिफिकेशन करना है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन में गुड्स है, पहला टेस्ट, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में गुड्स है, सर गुड्स क्या होता है पढ़ के आए हैं अभी एक्सपर्ट लेवल पे, एवरी मूवेबल आइटम अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास एग्रीड टू सेल फर्दर सेल इन फ्यूचर। अगर आपके ट्रांजैक्शन में गुड्स है प्लस आप उस गुड्स की ओनरशिप, क्या बोला मैंने, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लस डीम ओनरशिप, जैसे आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में डीम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा आपने अभी सर से, डीम ओनरशिप, या फिर मान लेते हैं कि हाँ डीम का मतलब होता है मानो या ना मानो आपको मानना तो पड़ेगा। तो डीम ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है अगर ये दो बातें पूरी हो रही है, मोटा मोटा तौर पे गुड्स है आपकी ट्रांजैक्शन में और ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है उस गुड्स की, तो हम इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, अदरवाइज हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बस आपका शेड्यूल 2 ओवर। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, शेड्यूल 3। मजाक कर रहा हूं, शेड्यूल 2 ओवर हो गया है मेरी तरफ से। आपको टैली करना है कि क्या इस कंसेप्ट से आप इसको टैली कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, खुद आंसर देना है आपको, मैं पूछूंगा आपसे आप बताओगे। ये मंत्र दे दिया मैंने आपको, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में गुड्स और ओनरशिप ट्रांसफर है तो हम उसको गुड्स मान लेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या मान लेंगे, सर्विस मान लेंगे। पहला केस है ट्रांसफर का, मैंने टेबुलर फॉर्मेट में इसको दिया ताकि आपको याद करने में समझने में आसानी रहे। टाइटल इन गुड्स हमने ट्रांसफर कर दिए है, यानी कि हमने गुड्स सेल कर दिया है। सर हमें पता है ये तो गुड्स होगा, क्यों गुड्स होगा, सुनो ध्यान सुनो। पहली बात, ये गुड्स है, यस गुड्स है, हम इसको सेल कर रहे हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो ये गुड्स में आएगा। सर हमें रट्टाफिकेशन करनी पड़ रही है, बस हमने कंसेप्ट समझना पड़ रहा है। एक बंदा है, उसकी शादी होगी, शादी तय हो रही है और वो एक दुकान पे गया, उसने कहा जी आजकल शेरवानी लहंगा बड़ा महंगा आता है तो मैं किराए पे ले लेता हूँ। तो उसने वो शेरवानी किराए पे ले ली, तो सप्लायर ने वो गुड्स उसको किराए पे दिया है। बताओ क्या गुड्स है, यस गुड्स तो है, पहला टेस्ट पास हो गया। क्या वो शेरवानी आपने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करी है उसको, या आपने किराए पे दी है वो, सर किराए पे दी है, तो बताओ क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकती है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, हमने वो गुड्स रेंट पे दिया है। तो हमने ये वाला टेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा हमारा, और ये वाला टेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम क्या मानेंगे उसको, हम मानेंगे अगर आपने गुड्स किराए पे दिया है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पा रही, उसको हम सर्विसेज मानेंगे। हमारा ये वाला टेस्ट फेल हो रहा है आपकी ट्रांजेक्शन में, क्योंकि आपने रेंट पे दिया है गुड्स, तो हमारी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पा रही, हम उसको क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। एग्जाम्पल सर बहुत अच्छा क्लियर हो गया हमारा। आगे चलते हैं, आपने एक गुड्स खरीदा हायर परचेज सिस्टम पे, और वो हायर परचेज सिस्टम पे जो आपने गुड्स खरीदा, या आपने खरीदा रिटर्न बेसिस पे। जैसे मान लो आप, अगर आपने पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं हायर परचेज पे,
फ्यूचर में वो गाड़ी हमारे को ट्रांसफर हो जाती है जब हमारी लास्ट ईएमआई चले जाती है। इस लास्ट ईएमआई को जाने पे हमें वो ट्रांसफर हो जाती है, बट वो फ्यूचर में ट्रांसफर होती है तो फ्यूचर में ओनरशिप मिलती है हमारे को। बट गवर्नमेंट कहती है इट इज अ डीम ट्रांसफर। क्या है ये? गवर्नमेंट कहती है डीम ओनरशिप ट्रांसफर। मान लेते हैं जब आपने वो गाड़ी खरीदी हायर परचेज पे, हम मान लेते हैं आप डीम ओनर हो, हम मान लेते हैं गाड़ी के डीम ओनर हो। अब मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी हायर परचेज पे, तो मैं आज ही मान लूंगा कि मैं डीम ओनर हूं। ओनर नहीं हूं बट डीम ओनर मान लेता हूं। तो बताओ, हायर परचेज पे गाड़ी खरीदना गुड्स में आता है? यस, गुड्स में आता है। क्या मैं ओनर बन गया? सर मैं ओनर तो नहीं बना बट मैं डीम ओनर बन गया। मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा। डीम ओनर बन गया तो क्या गुड्स हो जाएगा? यस, इट इज अ गुड्स। तो ये वाला केस ऐसा है जहां पे हमने डीम ओनरशिप में गुड्स मान लिया है। सर ये तो बड़ा आसान बता दिया आपने। शेड्यूल 1 तो हमें रटना पड़ता है उंगलियों पे, हमें याद करना पड़ता है कि ये होगा तो ये गुड्स होगा, ये होगा सर्विस होगा। रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से आप पूरा शेड्यूल 2 निकाल दोगे। आगे चलते हैं जी। आगे आते हैं बिल्डिंग। सर हमने तो ये बेकार का क्लॉज है। बिल्डिंग आते ही समझ गए हम ये सारा सर्विस में आएगा। बिल्डिंग समझते ही हम समझ गए सारा सर्विस में आएगा। बताओ, लैंड और बिल्डिंग कभी गुड्स हो सकते हैं? लैंड और बिल्डिंग कभी गुड्स हो नहीं सकते। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। कहां पे? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट में, जहां लिखा हुआ था लैंड बिल्डिंग टावर इमूवेबल होते हैं। जब वो इमूवेबल होते हैं तो वो गुड्स नहीं हो सकते, और वो गुड्स नहीं हो सकते तो वो कभी भी गुड्स सर्विस ही बनेंगे हमेशा, और वो कभी भी हम गुड्स में कवर नहीं करेंगे। चाहे हमने किराए पे दिया हो, चाहे हमने बेचा हो, वो हमेशा सर्विस में कवर होंगे। तो लैंड बेचना और लैंड को लीज पे देना हमेशा सर्विस में होगा, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला मंत्र दिया है। मंत्र में क्या लिखा हुआ है कि भैया हमारे को गुड्स होना जरूरी है और ओनरशिप होना जरूरी है, तभी उसको गुड्स मानेंगे। हमारे इस केस में तो हमारा गुड्स है ही नहीं। जब गुड्स नहीं है तो हमें ये फालतू का टाइम वेस्ट करना है एग्जाम में। हमने कहा जी इट इज नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बिकॉज एज पर शेड्यूल 2 लैंड बिल्डिंग इज इमूवेबल एंड इमूवेबल आइटम्स आर ऑलवेज सर्विसेज। ये बात हो गई आपकी सिंपल सिंपल। अगर आपने लैंड को लीज पे दिया तो वो सर्विस होगा, और अगर वो आपने लेटिंग आउट किया है बिल्डिंग को तो भी वो सर्विस होगा। इस बात पे एक क्लैरिफिकेशन और आई है जो हमारे लिए इतनी कोई काम की नहीं है। उन्होंने बोला जी अगर आपने टेनेंसी राइट दिया है, पगड़ी दी है, तो उसको हम क्या मानेंगे? हमने कहा जी टेनेंसी राइट किसका होता है? टेनेंसी राइट लैंड और बिल्डिंग का होता है, और लैंड बिल्डिंग क्या है? गुड्स में नहीं आती, तो ऑब्वियसली ये सर्विस का पार्ट होगा, तो इट इज सर्विस। ये बात तो हमारे कंसेप्ट से ही क्लियर है। बट अलग बात है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि एज पर सीबीआईसी सर्कुलर issued by the department, tenancy right is a supply of services, not supply of goods। फिर उसमें आप लॉजिक भी दे देना कि it is belonging to the immovable property and everything which belong to immovable property is supply of services। बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस। हमने कहा जी हमने एक गुड्स दिया जॉब वर्क के लिए, हमने गुड्स किसी बंदे को दे दिया और वो जॉब वर्क करके वापस हमारे पास आएगा। तो बताओ ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? सिंपल है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि हमने ये पेन दिया मान लो किसी बच्चे को, किसी बंदे को, कि इस पेन पे प्रिंटिंग कर दे। तो बताओ क्या हमने इस गुड्स को ट्रांसफर कर दिया? हमने कहा जी गुड्स को ट्रांसफर नहीं करा हमने, हमने तो गुड्स को सिर्फ पेंटिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए भेजा, ये वापस हमारे पास आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास गुड्स तो है बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे
इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मान लेंगे, क्योंकि हमारा मंत्र का एक पहलू गुड्स तो क्लियर हो रहा है बट ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इसको हम क्या मान लेंगे, सर्विस मान लेंगे। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। आगे चलते हैं बिजनेस ट्रांसफर। बिजनेस ट्रांसफर में क्या होता है कि हम पूरी की पूरी बिजनेस असेट्स, जैसे मान लो मैंने पूरा का पूरा अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर एक साथ किसी बिजनेस को बेच दिया। बताओ क्या हमने जो बिजनेस बेचा है, क्या हमने गुड्स बेचा है? तो यस, हमने गुड्स बेचा है। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? यस, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। बताओ क्या ये गुड्स में आएगा? तो यस, ये गुड्स में आएगा। बहुत सिंपल है, आपको ये समझना है दिमाग में कि सर मेरी ट्रांजैक्शन में गुड्स आ रहा है, यस आ रहा है। मेरी ट्रांजैक्शन में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यस हो रही है, तो उसको तुरंत गुड्स मान लो। तो इसको हम क्या मानना है, गुड्स मानना है। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है इसमें। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांसफर। अगर हमने कोई बिजनेस ट्रांसफर करा है तो उसको हम, अगर हमने कोई बिजनेस असेट ट्रांसफर करी है तो उसको हम गुड्स मानेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, बताना ये क्या होगा। मेरा एक ऑफिस है और मेरे ऑफिस में एक लैपटॉप यूज होता है। मेरे भाई का एग्जाम है बीकॉम का, और वो मेरे ऑफिस से लैपटॉप उठा के ले गया, कह रहे 15 दिन के लिए आपका लैपटॉप ले जाऊंगा मैं। बताओ सप्लाई होगा कि नहीं? आप याद करो, शेड्यूल 1 वहां लिखा हुआ था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। क्या ये परमानेंट ट्रांसफर है? क्योंकि वो कह रहा है मैंने ये लैपटॉप 15 दिन के लिए लिया है, अभी परमानेंट ट्रांसफर नहीं करा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई चीज परमानेंट ट्रांसफर है तो वो शेड्यूल 1 में एक्सेबल हो जाती, सप्लाई बन जाती। बट यहाँ पे क्या है, मैंने लैपटॉप दिया है अपने भाई को, लैपटॉप गिवन फॉर पर्सनल यूज, लिख लो ऑफिस लैपटॉप गिवन फॉर पर्सनल यूज फॉर टेम्परेरी, टेम्परेरी पीरियड के लिए दिया है। तो यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो ये क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर ये बहुत सिंपल हो गया। अब तो हमें एक मंत्र लगाना है बस, गुड्स और ऑनरशिप, गुड्स और ऑनरशिप दोनों चीजें पूरी हो रही है तो गुड्स, अदरवाइज क्या बनेगा, वो सर्विसेज। तो बहुत सिंपल है ये। आगे चलते हैं। एक इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन है जो काम की है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, जैसे एग्जांपल के लिए एक मिस्टर एक्स वाई लिमिटेड है, एक्स वाई लिमिटेड, उन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एबीसी लिमिटेड को, और ये एबीसी लिमिटेड गोइंग कंसर्न है, मतलब आगे चलती रहेगी कंपनी, बंद नहीं होगी। गवर्नमेंट ने बोला इट इज नॉट सप्लाई, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न में हम ना तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर तो हो रही है बट एक बिजनेस, एक कंपनी कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, एक मिस्टर एक्स है, उनकी डेथ हो जाती है और उनका सारा बिजनेस उनका बेटा ले लेता है, मिस्टर ए, सन। गवर्नमेंट ने बोला इस तरह के ट्रांसफर को भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इट इज नॉट ए सप्लाई। गवर्नमेंट ने बोला सन ने पापा के डेथ पे सारा बिजनेस ट्रांसफर ले लिया, तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये बात भी हमारे इस शेड्यूल में लिखी हुई है कि अगर कोई बिजनेस, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो बात ध्यान रखना, ये बात अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अ सन, Mr. A son is of Mr. X. He took over his all father business after X death. Such transfer is not a supply under GST. तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर गोइंग कंसर्न में कोई बिजनेस ट्रांसफर हुआ है या कोई बेटे ने अपने फादर के डेथ के बाद बिजनेस लिया है, उसको सप्लाई नहीं मानना, और वो शेड्यूल 1 के सप्लाई से बाहर है। एक बात और निकल के आई हमारे सामने,
सर शेड्यूल 1 ने क्लासिफिकेशन का तो काम किया ही किया है, साथ में 2 जगह ये बताया है जहां पे सप्लाई नहीं होगी। ये बात थोड़ी नई है आपके लिए और बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती। शेड्यूल 1 का काम क्लासिफिकेशन का तो है ही, साथ में वो भी कह रहा है कि ये दो बातें ऐसी हैं, ये दो बातें ऐसी हैं जहां पे नॉट सप्लाई है। अपनी पावर के अलावा कोई बात कर रहा है, ये कह रहा है जी मैं क्लासिफिकेशन की बात तो करूंगा, साथ में दादी माँ बता रही है कि ये दो बातें ऐसी हैं जो सप्लाई के दायरे से बाहर है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर लो, ये आपको याद रखनी है दो बातें जो हमें मंत्र में नहीं दी हुई, हमें समझनी है कि दो बातें हैं, सप्लाई इनको नहीं मानना। चलिए आगे चलते हैं। पैरा 5 कह रहा है जी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर हमें पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कहां पे आएगी, सर्विस में आएगी। हमारा फॉर्मूला सिंपल है, गुड्स एंड सर्व ऑनरशिप। तो यहां पे क्या है, गुड्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, सर्विस है, तो सर्विस में लेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विस कहां पे आएगी, सर्विस में, क्योंकि ये बिलोंग करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो हमेशा सर्विस में आएगा। एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है, गवर्नमेंट ने बोला कि बिल्डिंग जो है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपने उसको सेल कर दिया तो उसके ऊपर सप्लाई आएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीशन से पहले, बिफोर कंप्लीशन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपने एक बिल्डिंग भेज दी है जो कि अभी बनके तैयार नहीं हुई है, तो उस बताओ सप्लाई है कि नहीं है। पहली बात तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसको बेचना क्या है, सर्विस माना जाएगा, क्योंकि गुड्स प्लस ऑनरशिप वाला फॉर्मूला काम नहीं हो रहा, तो हम क्या मानेंगे, इसको सर्विस मानेंगे। तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को ही हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन है तो हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। अब सर ये कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब माना जाता है, ये समझाओ हमारे को, कब माना जाएगा कि हम कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने पूरा पैसा बिल्डिंग का रिसीव कर लिया है सर्टिफिकेट इशू करने के बाद, जैसे जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो उसके ऊपर आर्किटेक्ट एक सर्टिफिकेट देता है कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद अगर आपने लेन देन किया है तो हम मान लेंगे कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर लगती है स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगता। और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बार मेरे फादर और मैं जा रहे थे हरियाणा की तरफ, तो वहां पे कुछ फ्लैट बने हुए थे कुंडली में। मेरे फादर से बात हो रही थी, मैंने कहा जी ये फ्लैट बन रहे हैं, आई थिंक ये फ्लैट बिकने शुरू हो गए हैं। मेरे फादर ने बोला फ्लैट बिकने शुरू नहीं हो गए, फ्लैट में लोग आ भी गए हैं, फ्लैट के अंदर पहला ऑक्यूपेशन हो गया है। मैंने कहा कैसे पता आपको, कह रहे देख सामने बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं। क्या बोला उन्होंने, देख बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया है उस सोसाइटी में। उस सोसाइटी में कोई बंदा आके रहने लग जाए, एक भी बंदा आके रहने लग जाए, तो मान लेना फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया है। अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया है तो मान लेंगे कि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब एग्जाम में मतलब क्या आने वाली बात, सर कपड़ा सूख रहा है तो बिल्डिंग कंप्लीट मान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया आपका, तो मान लेंगे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। और बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो हम मान लेंगे अब जो हम पैसे लेंगे इस बिल्डिंग के ऊपर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद पैसा लोगे तो जीएसटी नहीं आएगा। बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले पैसा लोगे, एक पैसा भी लोगे, चवन्नी भी ले लोगे अगर आप, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल देखो क्या है इसका। राठी बिल्डर हैज कंस्ट्रक्टेड अ इंडिविजुअल रेजिडेंट यूनिट फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़।
90 लाख उसने रिसीव कर लिया है बिफोर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। हमने कहा था, मना किया था आपको पैसे मत लेना आप, तो क्या हो जाएगा बताओ, इस पे हम क्या क्या करेंगे, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा, क्योंकि आपने 90 लाख रुपए रिसीव पहले कर लिए एडवांस में, तो हम इसको 90 लाख रुपए को क्या पूरे 2 करोड़ को, तो पूरे इस पूरे 1.1.2 करोड़ को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेंगे। अगर आपने एक भी पैसा रिसीव कर लिया है कंप्लीट होने से पहले या पोजीशन से पहले, तो हम पूरी की पूरी सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेंगे। तो ये दिया हुआ है कि कंप्लीट कब मानना होता है, तो आर्किटेक्ट ने या चार्टर्ड इंजीनियर ने, यहाँ वर्ड है चार्टर्ड इंजीनियर, कभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ लो इसको, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख देंगे जानबूझ के, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चार्टर्ड इंजीनियर ने अगर अपना सर्टिफिकेट दे दिया हो तो मान लेंगे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद है टेम्परेरी ट्रांसफर और इंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहां वर्ड है टेम्परेरी, इसका मतलब हमने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी तो इसको हम क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी तो मानेंगे सर्विस, अगर हमने ट्रांसफर कर दी, बेच दी, तो मानेंगे गुड्स। यहां पे ध्यान रखना, बड़ी बारीकी से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर परमानेंट ट्रांसफर है किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तो वो गुड्स बनेगा, टेम्परेरी ट्रांसफर है तो वो सर्विस बनेगा। उसके बाद है डेवलपमेंट डिजाइन वगैरह आईटी इंप्लीमेंटेशन, तो उसको हम सर्विस मानना है। अगर हमने सॉफ्टवेयर बेचा है तो गुड्स मानना है। जैसे एग्जांपल के लिए टैली सॉफ्टवेयर है, अगर टैली सॉफ्टवेयर हमने बेचा है तो क्या मानेंगे, उसको गुड्स मानेंगे, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर बेचा है हमने, उसको हमने टेम्परेरी ट्रांसफर नहीं किया, परमानेंट ट्रांसफर किया है, गुड्स है टैली सॉफ्टवेयर, और ऑनरशिप ट्रांसफर तो उसको हम क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। और लास्ट में है एग्रीड ऑब्लिगेशन फ्रॉम, ये एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे मान लो किसी बंदे ने बोला कि भाई मेरे को एक काम कर, तू ये वाला काम मत कर, इस काम को मत करने के पैसे वो आपको दे रहा है, काम ना करने के पैसे मिलना, इसको बोलते हैं एग्री टू ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एक्ट, कुछ ना करने के पैसे दे रहा है, तो इस केस में हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। फिर लास्ट में मैंने ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ, एग्जांपल आप पढ़ लेना, एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कॉफी का, या आप पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर टू राइट टू यूज सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। एग्जांपल के लिए आपने मशीन किराए पे दे दी, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस इसको मानेंगे। तो इसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिलोंग करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई फूड दिया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ड्रिंक के लिए, मान लो किसी भी क्लब है, क्लब के अंदर मान लो हम अपने मेंबर्स को फूड दे रहे हैं दिवाली पे, तो उसको भी हम सर्विस मानेंगे, क्योंकि फूड जो दिया है हमने वो फूड कंज्यूम हो जाता है, उसका ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, वो फूड कंज्यूम होने की वजह से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं मानते, उसको हम सर्विस मानते हैं। तो यहां लिख लो, फूड जो है वो कंज्यूम हो जाता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इस वजह से हम उसको सर्विस मानेंगे। लास्ट में है मेंबर्स ने अपने क्लब मेंबर्स को स्नैक्स दिए हैं, कुछ दिया है, तो उस केस में भी हम क्या मानते हैं, उस केस में हम सर्विस मानते हैं। अगर मेंबर्स ने स्नैक्स दिए हैं अपने मेंबर्स, क्यों दिए हैं, क्योंकि उस केस में स्नैक्स जो देते हैं हम कई बार, वो हम सर्व नहीं करते, हम स्नैक्स देते हैं उसको पैकेट फॉर्म में, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि हम उस केस में उसको सर्विस नहीं मानेंगे, हम गुड्स मानेंगे। तो ये ध्यान रखना आप, अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस है तो हमें क्या मानना है, रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर हमें सर्विस मानना है फूड को। बट अगर यही खाना हमारे को क्लब ने दिया है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम हमेशा गुड्स मानेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लब ने दिया है खाना तो गुड्स मानना है, रेस्टोरेंट ने दिया है तो सर्विस मानना है। तो ये हमारा शेड्यूल 2 है जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है।
आई थिंक आज लेट्स कम टेक्निकल हो गया आप लोगों के लिए और काफी ज्यादा हो गया है, तो आज हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे शेड्यूल 3 सेक्शन 8 और हमारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो आज हमने जो समझा वो समझा सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(b), शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 ये हमने समझा। और शेड्यूल 2 बड़ा आसान है आपके लिए। क्या याद रखना है आपको? आपको ये चीज याद रखनी है शेड्यूल 2 में कि आपका अगर आपका गुड्स है और कंसीडरेशन है, गुड्स है और कंसीडरेशन है, तो आपको हमेशा गुड्स है और ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो आपको गुड्स मानना है, अदरवाइज आपको सर्विस मानना है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था शेड्यूल 2 का। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम शुरू करेंगे अपना अगले वाले कंसेप्ट। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आए ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।